सिटिंग ऑन माई टेबल, मैं वहीं पे बैठी हुई थी एंड मुझे वॉशरूम जाना था. सो आई जस्ट वेंट टू द वॉशरूम एंड व्हेन आई केम बैक आई रियलाइज आई स्टार्टेड हैविंग माई पीरियड्स. तो मेरे को पीरियड्स आ गए थे, तो मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी बिकॉज हमको ले जाना कुछ भी अलाउड नहीं है वहाँ पे. सो डेफिनेटली डेफिनेटली इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. इसमें मेरी भी गलती नहीं थी कि मुझे एक. तो हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम एक एफएमजी एस्पिरेंट से बात करने वाले हैं उसकी लाइफ जर्नी के बारे में. उन्होंने कैसे अपना एमबीबीएस कंप्लीट अब्रॉड से कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी क्रैक की है. तो वेलकम टू अन अकेडमी देसी डॉक्टर अब्रॉड. सो प्लीज हैव योर इंट्रोडक्शन मैम. हेलो, माई सेल्फ अपेक्षा खंडेलवाल. एंड मैम, सबसे पहले बात क्या कि आपने अपना एमबीबीएस कहाँ से कंप्लीट किया है? सो मैंने अपना MBBS फिलीपींस से किया है, इंग्लिश यूनिवर्सिटी फाउंडेशन ओके. से. और आपने एफएमजी की प्रिपरेशन अपनी यूनिवर्सिटी में कब से स्टार्ट की थी? मैंने एक्चुअली FMG की प्रिपरेशन लास्ट 6 मंथ्स ऑफ FMG से शुरू करी थी. दैट इज़ आफ्टर आई कंप्लीटेड माई MBBS फ्रॉम फिलीपींस. उसके बाद मैंने शुरू करी थी बिकॉज हमारे पास गैप रहता है. सो मैं जुलाई में ग्रेजुएट हुई थी एंड दिसंबर में एग्ज़ाम होनी थी. सो उस हिसाब से आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन ओके. जुलाई में. नहीं मैं सो मैंने 6 मंथ्स ओके, प्रिपेयर बट किया. मैं ये बोल ये फिलीपींस में एमबीबीएस की ड्यूरेशन कितने साल की होती है? फिलीपींस में MBBS की ड्यूरेशन रहती है 4 4 इयर्स इयर्स की. की. और इंटर्नशिप भी वहाँ से करना पड़ता है? यस यस, इट्स लाइक कि हमें पहले प्री मेड कोर्स जी. करना होता है फॉर 1.5 ओके. ईयर्स एंड देन उसके बाद हम वहाँ पे ही एक एग्ज़ाम देते हैं जिसका नाम है ओके. NMAT. एंड हम अगर उसमें क्वालिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द परसेंटाइल ओके. ऑफ द कॉलेज, तो उस बेसिस पे हमें ओके. कॉलेज मिलता है. एंड उसके बाद फिर 4 इयर्स रहता है जिसमें 3 इयर्स प्रॉपर कॉलेज रहता है एंड 4th ईयर इज़ द इंटर्नशिप, दैट इज़ द ओके. क्लर्कशिप. तो आपने अपना यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई और एफएमजी की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की, मतलब कैसे मैनेज करते थे? मैनेज तो ऐसा कि यूजुअली इतना प्रॉब्लम नहीं होता था बिकॉज ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही रहती थी पढ़ने के हिसाब से. बट व्हेन इट यूज़ टू कम टू द एग्ज़ाम पीरियड, तो फिर आई यूज़ टू फोकस मोर ऑन माई स्टडीज़ यूनिवर्सिटी के ओके. एग्ज़ाम्स पे. एंड देन जब मेरे पास फ्री टाइम होता था तो उस टाइम पे मैं FMG के वीडियोस देखती थी मोस्टली. रादर मैं बुक्स नहीं पढ़ती थी इतना तब, बट मैं वीडियोस पे ज़्यादा फोकस करती थी. आपने एफएमजी का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी आपने अपने यूनिवर्सिटी में? फर्स्ट ईयर से या सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कब से? मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के इयर्स में 4th ईयर से शुरू करी थी एक्चुअल में, क्योंकि फर्स्ट 3 इयर्स हमारे पास इतना टाइम नहीं होता था कि हम FMG के बारे में सोच सके बिकॉज हमारे खुद के इतने एग्ज़ाम्स होते थे यूनिवर्सिटी में. तो हमारे पास तब बहुत हेक्टिक स्केड्यूल होता था, तो तब नहीं करी मैंने. बट येस, आई स्टार्टेड फ्रॉम 4th ईयर और 4th ईयर से लेके फिर मैंने जब तक FMG का एग्ज़ाम हुआ तब तक प्रिपेयर किया. ओके. और फिर एफएमजी का नोट्स प्रिपेयर करना, उसको कैसे, मतलब कि वेल मैनर्ड में मैनेज कैसे किया आपने? ओके, सो फॉर FMG मैंने यूजुअली मेरा स्टडी प्लान वीडियोस देख के पढ़ना ज़्यादा होता है रादर देन बुक्स से पढ़ना सिर्फ. सो मैं बहुत सारे वीडियोस देखती थी और स्पेसिफिकली हर टॉपिक के वीडियोस देखने के बाद MCQ सॉल्व करती थी. उसके बाद में अपने पर्सनल नोट्स बनाती थी. उसके साथ ऑल्सो आई यूज़ टू मेक स्टिकी नोट्स जो मैं अपने हर वार्डरोब पे या वॉल्स पे चिपका देती थी, ताकि मैं हर समय उसको देख सकूं कि हाँ मुझे याद है, मुझे याद है ओके. ऐसे. सो ये मेरी स्ट्रैटेजी रही है पढ़ने की पूरे टाइम ओके. की. एंड ये आप जब इंडिया कंप्लीट करके आ गए तो आपने यहाँ पे क्या किया था? आपने एक साल का ड्रॉप लिया या आप करेंट ईयर में एग्ज़ाम क्रैक किए? नहीं, मैंने करंट ईयर में एग्ज़ाम दी. मैंने जुलाई ग्रेजुएट हुई एंड जनवरी में ओके. मैंने एग्ज़ाम दी. जुलाई में ग्रेजुएट हुए तो क्या आपने ये जो इतनी 3 मंथ की ड्यूरेशन थी, इसमें क्या आपने ऑनलाइन किया था कि ऑफलाइन किया था यूनिवर्सिटी ये एफएमजी की प्रिपरेशन के लिए? मैंने ऑनलाइन प्रिपरेशन की है पूरी बिकॉज आई बिलीव कि सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट तरीका है कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का.
तो मैंने सेल्फ स्टडीज़ की थी, मैंने बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पढ़ाई की थी एंड उसके साथ में अपने पर्सनल नोट्स बनाती थी। तो मैं बाद में जैसे रैपिड रिवीजन करने के हिसाब से तो मैं उसी से अपना रिवीजन करती थी लास्ट में। एंड मोस्टली मैंने जैसे पूरे पूरे ऐसा भी नहीं किया कि मैंने पूरे पूरे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं प्रॉपर। मैंने कुछ कुछ सब्जेक्ट्स जो मेन इंपॉर्टेंट होते थे वो ज़्यादा उस पर ज़्यादा फोकस किया, जैसे ओबी-गायनी हो गया, सर्जरी हो गया, मेडिसिन हो गया। और बाकी जो माइनर सब्जेक्ट्स थे मोस्टली मैंने उसका रिवीजन ज़्यादा Okay. किया। लेकिन ऐसा भी होता है कि आपने बोला कि टोटल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, लेकिन होता है ना क्या कि एक साथ में 19 सब्जेक्ट्स का रिवीजन कैसे कर पाना मुश्किल, इस चीज़ को कैसे हैंडल किए कि 19 सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स का तो नाम ही छोड़ दीजिए, टोटल 19 सब्जेक्ट्स एमबीबीएस में तो सारे से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको कैसे आपने हैंडल किया था? ओके, सो मोस्टली मैंने स्ट्रैटेजाइज ऐसे किया था कि मैंने एक प्लान बनाया था प्रॉपर कि मुझे हर सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। सपोजिटली इफ़ इट्स एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट टू मी, सपोजिटली सर्जरी, ओबी-गायनी, मैंने उसको ज़्यादा दिन दिए, 10 डेज, 12 डेज, 15 डेज। जिस बेसिस पे मैंने पूरे सब्जेक्ट्स कवर किए, 2-3 महीने में मैंने पूरा ऑलमोस्ट अपना पूरा स्टडी प्लान कंप्लीट किया एंड उसके बाद आई स्टार्टेड विथ माई रिविजन अगेन। सो अगर माइनर सब्जेक्ट्स है तो मैंने उसे कम टाइम दिया, लाइक 2 डेज, 3 डेज। इफ सपोजिटली इट्स एनेस्थेशिया, ऑप्था इज़ डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बट मेरा ऑप्था स्ट्रॉन्ग था तो मुझे उसको सिर्फ 2 दिन देने पड़े। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप उसको कैसे प्लान कर रहे हो एंड सेकेंडली कि आप किस सब्जेक्ट में वीक और स्ट्रॉन्ग हो। फिर एग्जामिनेशन हॉल में का क्या फीडबैक रहा, एग्जामिनेशन हॉल का कैसा रिव्यू रहा उस? सो एग्जामिनेशन हॉल, सपोज पहले तो जी बहुत जी, डर लगता है पैनिक सिचुएशन बिकॉज रहती। पहले तो पूरी रात हम्म। नींद नहीं आती, बहुत पैनिक की सिचुएशन रहती है। बिकॉज एक रात पहले तो फिर बिल्कुल नींद नहीं आती एंड फ्रॉम लास्ट 3 to 4 डेज एग्ज़ाम से पहले हम यही सोचते हैं कि हम करें क्या, बिकॉज 19 सब्जेक्ट्स में आप क्या ही पढ़ लोगे 3 या 4 दिन में, राइट। सो ऐसा होता था कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ये इशू रहता था। तो उस बेसिस पे मैंने जो लास्ट मिनट अपने टॉपिक्स लिख रखे थे कि मुझे ये पढ़ना है, तो मैंने वो पढ़े। उसके बाद ऑफ कोर्स नींद तो आ नहीं रही थी, तो मैं सिर्फ ऐसे ही रिलैक्स कर रही थी इन अ वे, आई कैन से, बिकॉज स्ट्रेस लेके कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आई वॉज ट्राइंग टू रिलैक्स बिकॉज नींद बहुत मुश्किल से आती है उस रात। उसके बाद सेकेंड डे डेफिनेटली आप जब जाते हो तो आप बहुत पैनिक कर जाते हो, बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हो। बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम अपने आप को काम एंड कंपोज रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर आप पैनिक करोगे, स्ट्रेस लोगे, तो आपके पेपर पे बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप जितना पढ़ के आए हो शायद वो भी भूल जाओगे और पैनिक होते होते जो सही हो रहा है उसे भी गलत कर दोगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को पेशेंस और कामनेस से हैंडल करना। सेकेंडली अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरे साथ तो कुछ अलग ही हुआ था। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि लाइक लास्ट 10 मिनट्स बचे थे एंड आई वॉज सिटिंग ऑन माई टेबल, मैं वहीं पे बैठी हुई थी एंड मुझे वॉशरूम जाना था। सो आई जस्ट वेंट टू द वॉशरूम एंड व्हेन आई केम बैक आई रियलाइज आई स्टार्टेड हैविंग माई पीरियड्स। तो मेरे को पीरियड्स आ गए थे, तो मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी बिकॉज हमको ले जाना कुछ भी अलाउड नहीं है वहाँ पे। सो डेफिनेटली इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इसमें मेरी भी गलती नहीं थी कि मुझे जी एकदम जी से जी। पीरियड आ गए। तो इट वाज लाइक अ वेरी पैनिकी सिचुएशन फॉर मी। मैं एकदम स्ट्रेस में आ गई थी कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, मैं बताऊँ मैं नहीं बताऊँ। सो वहाँ पे जो इन्विजिलेटर्स थे मैंने उनको कांटेक्ट किया, मैंने उनको जाके बोला कि आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरे को एक सैनिटरी नैपकिन की ज़रूरत है। तो दे ट्राइड कि वो लोग ढूंढे इधर उधर से, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ था कि उनके पास भी सैनिटरी पैड्स नहीं अवेलेबल थे। तो उस टाइम पे मैं इतनी पैनिक हो गई थी कि मुझे ये तक बोला गया था कि आप प्लीज़ ऐसे ही एग्ज़ाम दे दो, विच वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग एज अ गर्ल। यू कैन Yes, yes. अंडरस्टैंड इट कि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू सिट देयर लाइक दैट एंड गिव एन एग्ज़ाम इतनी पैनिकी सिचुएशन में एंड इतना इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम जी। लाइफ का। सो बट ऑल्सो जो मेरे कलीग्स, जो आजू बाजू मेरे फेलो मेट्स बैठे थे, वो लोग भी बहुत सपोर्टिव थे। वो लोग भी बार बार बोल रहे थे कि आप प्लीज़ उनको दे दो, प्लीज़ उनको दे दो। मेड भी गर्ल, मेड भी बॉय, सभी बोल रहे थे कि आप प्लीज़ दे दो।
फिर आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई वाज जस्ट प्रेइंग कि मुझे मिल जाए एंड लास्ट मिनट लाइक लास्ट 5 मिनट्स पहले मुझे सैनिटरी नैपकिन मिला, मैं वॉशरूम गई और मैं आई एंड फाइनली मैं अपना एग्ज़ाम दे पाई प्रॉपरली। सो ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं हमारे साथ जहाँ पे हमें नहीं पता होता कि क्या हो जाएगा नेक्स्ट मिनट, बट ऑल यू हैव टू डू इज़ बी पेशेंट, बी काम, अपने आप को एकदम रेडी रखना पड़ता है हर सिचुएशन के लिए कि एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। सो उस टाइम पे अपना फोकस नहीं लूज़ करना है, अपनी पेशेंस नहीं लूज़ करनी है। हाँ जी, हाँ Thanks जी। for sharing your journey on an academy they say Dr. Abroad. What will you prefer for the upcoming aspirant for the FMG? ओके, सो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि फॉर एफएमजी यू शुड बी कंसिस्टेंट इनफ टू फॉलो योर रिविजन, डू स्टडीज़। कंसिस्टेंसी इज़ द मेन की फैक्टर। तो पढ़ाई करनी ही करनी है, मतलब एक दिन का भी गैप इज़ नॉट वर्दी एट ऑल। मैं जैसे मेरी जर्नी में मैंने बहुत सारे फैमिली आउटिंग्स, फैमिली मीटिंग्स, फैमिली जो ट्रिप्स, बहुत कुछ मिस किया क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस इन आर लाइफ। सो एट दैट टाइम कंसिस्टेंसी और फोकस दो ही चीज़ें हैं जो हमें हेल्प कर सकती है। तो पढ़ाई नहीं छोड़नी है एक भी दिन। मैं यूजुअली कंसिस्टेंसी बोलती हूँ, फोकस बोलती हूँ, बट आई नेवर फोकस ऑन द टाइम फ्रेम कि 8 घंटे ही आपने पढ़ना है या 10 घंटे ही आपने पढ़ना है। आप अगर 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं, इट शुड बी क्वालिटी एंड क्वांटिटी। आप कितने अच्छे से वो 4 घंटे कंसंट्रेट करके पढ़ रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि ये कि आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। सो कंसिस्टेंसी एंड फोकस। उसके बाद डेफिनेटली मॉक टेस्ट देना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं हर वीकेंड एग्ज़ाम्स देती थी टू नो कि मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मुझे किस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानें एंड हर टाइम एग्ज़ाम्स दे टू नो वे यू स्टैंड एंड बी पॉजिटिव। मैं बहुत पॉजिटिव थी अपने टाइम पे, मैं अपने आप को यही बोलती थी कि आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट एंड ऑफकोर्स इफ़ द एग्ज़ाम इज़ ऑफ 300 मुझे 300 आउट ऑफ 300 मिलने वाले हैं। मेड भी ना मिले बाद में, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट 300 में से 300 आने हैं, यही हमें अपने आप को हर दिन बताना है, क्योंकि इसी से हम पॉजिटिव रहेंगे और इसी से हम ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और ज़्यादा पढ़ पाएंगे आगे। Thank you, doctor, sharing your journey on an academy they say Dr. Abroad. So guys, I hope you like this video. If this video have you motivated you a lot, so please do like, subscribe, share and comment on academy they say Dr. Abroad.